नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज ली थी, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात की थी। लास्ट में जब हम क्लास ले रहे थे उस टाइम जनरेशन की बात हो रही थी, फर्स्ट जनरेशन की अपन बात कर रहे थे। आज मैं फर्स्ट जनरेशन की दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। जो कंप्यूटर की जनरेशन थी उसमें फर्स्ट जनरेशन का जो टाइमिंग था वो 1942 से 1956 था। और उसमें जो फर्स्ट हमने उपकरण काम लिया था वो था वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में जो यूज लिया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब। इसके अंदर जो हमारा मेमोरी डिवाइस थी, मेमोरी मेमोरी डिवाइस के रूप में हम मैग्नेटिक ड्रम्स यूज करते थे। और जो इनपुट आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड यूज किया करते थे। पंच कार्ड्स का यूज किया करते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की शुरुआत एनिक्स से मानी जाती है, जो अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था सॉरी। वहीं से अपन फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत मानते हैं। यहाँ पे जो वैक्यूम ट्यूब्स की साइज इतनी ज्यादा बड़ी हुआ करती थी, जैसे मैंने बताया था कल आपको 30 से 50 फीट के लगभग उसकी साइज हुआ करती थी। 30,000 के आसपास वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया करते थे। वो इतनी ज्यादा हीट उत्पन्न करते थे कि उसको ठंडा करने के लिए अपने को एसी का यूज किया जाता था। और इन्हीं सब की वजह से जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था इतना भारी और इतना वजनी था कि उसको संचालित करना, उसका रखरखाव करना बहुत ही कठिन कार्य था। इन सबको देखते हुए अपन कंप्यूटर में हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने नया विकास किया और हमने आगे सेकंड जनरेशन विकसित हुई। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने मशीन लैंग्वेज का यूज किया था। मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 के रूप में डेटा स्टोर किया जाता है। सेकंड जनरेशन में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया था। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया था और ट्रांजिस्टर की वजह से एक थोड़ा फर्स्ट जनरेशन की बजाय थोड़ा छोटा कंप्यूटर तैयार हुआ और अच्छा विश्वसनीय हुआ। फर्स्ट जनरेशन की बजाय उसमें उष्मा की जो अपनी उत्पन्न क्षमता थी वो भी कम हुई और एसी की जो साइज थी वो भी थोड़ी छोटी हुई और एक फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में एक विश्वसनीय कंप्यूटर तैयार हुआ। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ और इसको जो आविष्कर्ता थे वो थे जॉन सोकली सॉरी। जॉन सोकली ने सन 1947 में ट्रांजिस्टर का यूज किया और सेकंड जनरेशन में जो मैन पुर्जा था वो अपना ट्रांजिस्टर था। यहाँ पे जो हमारी मेमोरी डिवाइस थी वो थी मैग्नेटिक कोर। और जो इनपुट आउटपुट के लिए यूज किया करते थे, यहाँ पे दोस्तों मेमोरी डिवाइस के रूप में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डिवाइसेज आ चुकी थी। मेमोरी के रूप में प्राइमरी, सेकेंडरी डिवाइसेस का यूज किया जाता था। दोस्तों
जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके बजाय अपना जो ट्रांजिस्टर था वो एक अच्छी कंप्यूटर विकसित हुआ। उसके बाद में जैसे जैसे आगे टाइम निकला और कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन आई, उसमें और भी अच्छा कंप्यूटर बना। वो थर्ड जनरेशन में आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज की गई थी, इसकी जो खोज हुई थी वो 1904 में हुई थी। ये 1904 में फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। और जो फर्स्ट जनरेशन के अपनी जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें एग्जांपल थे, ये एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसा मैंने बताया था एनिक, एडजैक, एडवैक, यूनिवैक, ये सारे ये सभी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल थे। नेक्स्ट हम थर्ड जनरेशन की बात करेंगे। आई थिंक फर्स्ट जनरेशन आपने नोट कर ली होगी। दोस्तों सेकंड जनरेशन के अंदर जैसे मैंने बताया आपको, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की में हम लोग मशीनी लैंग्वेज का यूज किया करते थे। सेकंड जनरेशन में हमने असेंबली, लैंग्वेज का यूज किया था। असेंबली लैंग्वेज एंड कुछ हाई लेवल्स लैंग्वेज का भी यूज किया था। लाइक एग्जांपल फोर्टन थी, कोबोल थी। वैसे आगे मैं बताऊंगा इनकी जो फुल फॉर्म्स आती है, लेकिन अभी नोट डाउन नहीं करवा के वैसे बता देता हूँ। फोर्टन फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, कोबोल कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज होती है। इसके बाद में इसके जो एग्जांपल थे फोर्थ लैंग्वेज के, वो था हनीवेल था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के बाद में थर्ड जनरेशन आई। और थर्ड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर की जगह, थर्ड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का यूज किया। आईसी की फुल फॉर्म होगी इंटीग्रेटेड सर्किट। सर आईसी जो हमारा उपकरण था वो एक एसएसआई उपकरण था। एसएसआई, स्मॉल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। आईसी एक सिलिकॉन की चिप से बनी हुई होती थी, जिसके ऊपर अपन काफी सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एक ही उपकरण पर लगाया करते थे। आईसी की वजह से हमारा जो सर्किट था कंप्यूटर का वो और भी छोटा हुआ, और हम लोगों ने जो इसकी साइज थी वो काफी छोटी कर ली। लेकिन फिर भी इसकी हीट को कम करने के लिए हमें एसी का यूज करना पड़ता था, और जो विद्युत खर्च था वो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की बजाय थोड़ा कम हुआ, लेकिन इतना कम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो हमारी थर्ड जनरेशन थी इसमें हमने
काफी हाई लैंग्वेजेस का यूज किया। हाई लैंग्वेज एग्जाम्पल थी पास्कल, कोबोल का विकसित रूप था, बेसिक थी। इन सभी जो अपनी लैंग्वेजेस था उनका थर्ड जनरेशन में विकसित हुआ। थर्ड जनरेशन का टाइमिंग सॉरी मैं बता नहीं पाया, बता देता हूँ आपको, 1964 से 1975 तक। इसी जनरेशन में हमने जो हमारे इनपुट डिवाइसेस थी कीबोर्ड और माउस, उन दोनों का आविष्कार हुआ। कीबोर्ड एंड माउस। सी लैंग्वेज का भी इसी में हुआ, जिसका डेनिस रिची ने 1972 में विकास किया था। यहीं से हमारे जो इंटेल का बोर्ड था वो भी इसी जनरेशन में विकास हुआ था 1971 के आसपास। और जो थर्ड जनरेशन थी हमारी, उसमें पावर कंजम्पशन काफी कम हो गया था। थर्ड जनरेशन में हमने दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का भी हल्का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेंगे जो हमारी फोर्थ जनरेशन है उसके में। दोस्तों मैं बता दूं आपको, आईसी का जो आविष्कार हुआ था 1957 में हुआ था, और वो थे किल्बी के द्वारा, जैक किल्बी। जैक किल्बी इसने आईसी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट अपनी थी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का टाइमिंग था 1975 से 1988 तक। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि आईसी का थर्ड जनरेशन में यूज किया, और आईसी एक थी अपनी एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें एसएसआई की जगह हमने वीएलएसआई का यूज किया, जो कि आईसी का एक विकसित रूप था। दोस्तों फोर्थ जनरेशन में हमने जो मुख्य अपना ऊर्जा था उसमें आईसी का विकसित रूप VLSI। VLSI का यूज किया। इसकी फुल फॉर्म होगी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने बताया था कि आईसी के ऊपर काफी सारे ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स एक ही उपकरण पर लगाए जाते थे। जो हमारा वीएलएसआई था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में, इसी में एक ही आईसी पे लगभग 5000 उपकरण यूज किए जाते थे। 5000 उपकरण एक ही आईसी पे यूज किए जाते थे। और जो हमारी फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर बना था वीएलएसआई, वो इतना स्मॉल हो गया था कि अपने घर घर तक पहुंच हो चुकी थी उसकी। माइक्रो कंप्यूटर का इसी में विकास हुआ था। जिसे हम पीसी के नाम से भी जानते हैं, जिसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का इसी में विकास हुआ था, और ये इतना छोटा और इतना सस्ता उपकरण हो गया था कि हर घर तक पहुंच हो चुकी थी लगभग। दोस्तों जो फिफ्थ जनरेशन का अपना कंप्यूटर था वो मैंने एक चीज भूल गया था। थर्ड जनरेशन में हमने मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज किया था,
और जो फोर्थ जनरेशन में उसने मल्टी प्रोग्रामिंग का विकसित और भी विकसित रूप यूज किया था, मल्टी प्रोग्रामिंग का विकसित रूप। इसी के अंदर हमने GUI का प्रयोग किया था। GUI फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वैसे आगे आएगा, लेकिन मैं हल्की नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों, इससे पहले हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज नहीं किया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब था जो भी अपने को खोलना होता है उसके एक आइकन्स, एक चित्रनुमा चित्र प्रदर्शित होता था, उसके ऊपर अपन डबल क्लिक करते हैं वो खुल जाता है, तो वो हो गया अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी हमने फोर्थ जनरेशन में यूज किया था। इसके अलावा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का इसी में फोर्थ जनरेशन में ही यूज हुआ था। इनके अलावा जो हमारी दोनों मेन कंपनीज है कंप्यूटर की जगत में, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल का विकास भी इसी जनरेशन में हुआ था दोस्तों। इसी जनरेशन में हमने इंटरनेट का यूज किया था। इसी जनरेशन में हमने इंटरनेट का यूज किया था। और इंटरनेट एक अच्छी चीज है जो सब आप लोग आज की दुनिया में सब जानते हैं, डिजिटल के लिए इंटरनेट काफी इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेट ने इतना जकड़ लिया है कि आज हर कोई कार्य करने के लिए इंटरनेट के हमें सहायता लेनी पड़ती है। तो ये भी फोर्थ जनरेशन की देन थी इंटरनेट, आप नोट कर लीजिए। दोस्तों इसके फोर्थ जनरेशन में हमने कुछ और लैंग्वेजेस डेवलप की, जैसे C++, .NET आदि हाई लैंग्वेज का विकास हुआ। इसके साथ ही इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे स्टार 1000, इसके बाद में फोर्थ जनरेशन के बाद में हम फिफ्थ जनरेशन स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ जनरेशन का जो टाइमिंग था वो था 1988 से अब तक। दोस्तों कंप्यूटर के इतिहास में, कंप्यूटर की दुनिया में फिफ्थ जनरेशन एक ऐसी जनरेशन मानी जाती है जो कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बोलूं, जो मानव के बराबर कंप्यूटर को बनाने के लिए तैयार है। अपने रोबोटिक्स वगैरह का यूज किया, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया, इंटरनेट
टेक्नोलॉजीज का यूज किया, वो सारा यूज हमने 5th जनरेशन के आज तक किया है। इन सब की सहायता से आज कंप्यूटर को मानव के बराबर माना जा रहा है। तो 5th जनरेशन का टाइमिंग था, मैंने बताया आपको 1988 से अब तक। इसमें हमने जो मेन पुर्जा था अपना आईसी का VLSI से भी ज्यादा विकसित रूप यूज किया। दोस्तों हमने सबसे पहले 3rd जनरेशन में जो आईसी यूज की थी उसमें SSI यूज किया था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। जो 4th जनरेशन थी उसमें उसका विकसित रूप था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 5th जो जनरेशन में थी उसमें उससे भी विकसित रूप यूज किया था और जिसका नाम था ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था अपना ULSI, उसमें लगभग 1 करोड़ कंपोनेंट्स का यूज किया जाता था। 1 करोड़ कंपोनेंट्स का यूज। एक ही सर्किट पे लगभग 1 करोड़ जो कंपोनेंट्स था उनका यूज किया जाता था। और आप सभी लोग जानते होंगे कि जब एक ही चिप पे इतने कंपोनेंट्स का यूज किए जाते थे तो कंप्यूटर की साइज बहुत छोटी हो गई थी। जो हमारी 1st जनरेशन थी, 2nd जनरेशन थी, 3rd जनरेशन थी, हमने हीट कम करने के लिए उसमें एसी का यूज किया करते थे। 4th जनरेशन में आके हमने फैन से काम चलाया और 5th जनरेशन और भी विकसित रूप हुआ और उसमें हमने एक ही कंपोनेंट में 1 करोड़ कंपोनेंट्स लगाए। तो हमारा जो कंप्यूटर की साइज थी वो बहुत ही छोटी हो गई, रख रखाव बहुत कम हो गया, जो हमारा मेंटेनेंस था वो बहुत कम हो गया, जो हमारी साइज थी, नोटबुक था, लैपटॉप था, ये सभी 5th जनरेशन की देन है। इन सब की वजह से हम साथ में लेके भी कंप्यूटर घूम सकते थे, घर में भी रख सकते थे और हमारा कंप्यूटर इतना सस्ता हो गया कि हर घर तक कंप्यूटर की पहुंच हो गई। इसमें हमने कुछ टेक्निक्स का यूज किया, जैसे मैंने पहले बताया था रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे AI बोलते हैं, इंटरनेट, इन सब का यूज 5th जनरेशन में किया। आप यहां तक नोट कर लीजिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसी जनरेशन में हमने मल्टीमीडिया का यूज किया। दोस्तों आप जानते हो मल्टीमीडिया, जिसमें चलचित्र का यूज किया जाता है, वो मल्टीमीडिया होता है। इसी में हमने मल्टीमीडिया का यूज किया और कुछ हाई लैंग्वेजेज, का यूज और हुआ, जिसमें C++ का बहुत ज़्यादा विकसित रूप जावा, जिसे प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग माना जाता है। वैसे C++ भी उप्स का ही एक रूप होता है, लेकिन जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज माना जाता है। जावा, .NET, ASP आदि हाई लैंग्वेजेस का यूज भी इसी 5th जनरेशन में हुआ। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, etc। दोस्तों
फिफ्थ जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटर था उसमें जो हमारी रोबोटिक्स थी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानते हैं। वैसे ही जो कंप्यूटर का जो इंटेलिजेंस पॉइंट था वो 0 होता है, लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन की एआई का यूज किया गया था उसके द्वारा हम कंप्यूटर को मानव के बराबर मान सकते हैं। इसमें खुद की बुद्धि का भी यूज किया गया था। तो इन सब जो हमारा जो टाइमिंग थी, जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर का विकास हुआ, जैसे जैसे हमने हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने नई नई टेक्निक्स लाए, उनको टाइम के अकॉर्डिंग विकसित होता गया और हम अलग अलग जनरेशन में डिवाइड करते गए। जो हमारी फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में उसमें हम कंप्यूटर में फैन से काम चलाते थे, उससे पहले हमारे एसी का यूज किया जाता था। तो टाइमली इन सबको अलग अलग जनरेशन में डिवाइड किया जो मैंने आपको बताया। जैसे फर्स्ट जनरेशन में बताया था वैक्यूम ट्यूब, जो अपना मैन उपकरण था वैक्यूम ट्यूब था। सेकंड जनरेशन था उसमें ट्रांजिस्टर यूज किया। थर्ड जनरेशन था उसमें आईसी यूज की। फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई यूज की। फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई यूज की। काफी टाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट जनरेशन में कौन सा विद्युत उपकरण था, तो वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में वीएलएसआई और फिफ्थ में यूएलएसआई। मेन क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं कि कौन सी जनरेशन में कौन सी मेन पुर्जा यूज लिया गया था। फर्स्ट जनरेशन में इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए क्या यूज किया जाता था, मेमोरी के लिए क्या यूज किया जाता था। जैसे मैंने बताया फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम्स यूज किया करते थे, सेकंड में मैग्नेटिक टैप यूज किया जाते थे, उसके बाद में सेकेंडरी स्टोरेज आया, हमारा हार्ड डिस्क वगैरह आई। जैसे जैसे विकास हुआ आगे चलते गए। इन जनरेशन यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे लेंगे। धन्यवाद।